हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांश है और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं एक टीचर हूं, एक एजुकेटर, और ये जो चैनल होने वाला है ये भी उसी से रिलेटेड होने वाला है। मोस्टली एजुकेशनल वीडियोस आएंगी और कुछ टेक रिलेटेड वीडियोस आएंगी, क्योंकि बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर ऑल्सो। और आज की जो वीडियो है वो है इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इलेक्शंस के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। ये वीडियो मैंने बनाई है मेरी एक कोलीग मैम ऋतुजा के साथ, तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में भी इलेक्शन चल रहे हैं। यूपी के साथ साथ 5 स्टेट्स और हैं जिनमें इलेक्शंस अभी चल रहे हैं। कल ही 10 फरवरी को पहला फेज़ हुआ है, हमने वोट करा है। और इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी अपनी नॉलेज और बढ़ाएंगे। मेरे साथ हैं ऋतुजा मैम, जो कि हमारे यहाँ सोशल साइंस की टीचर हैं। तो ऋतु मैम, हेलो। हेलो सर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्शंस के बारे में। कि इलेक्शन के बारे में अगर आप क्लास में हैं, आपको इंट्रोडक्शन कर देना है, बच्चों को बताना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले इलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें क्या है कि कॉमन पीपल को जी एक अधिकार मिलता है कि वो अपनी सरकार को चुन सके। जी तो इट इज़ अ मैकेनिज्म। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अपने हिसाब से जो मर्जी चाहे। जी ये एक मैकेनिज्म की तरीके से चलता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। तो इसमें जो हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक स्टेटमेंट है, इसके तहत क्या होता है कि हमारे देश में हर 18 या 18 अबव जो भी इंसान है उनको वोट देने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज़ व्हाई वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। 1 वैल्यू 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। तो आज के दिन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन हम वोट डालते हैं इलेक्शन वाले दिन, सब बराबर है। यस, मोदी जी का वोट और हमारा वोट बराबर है। बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। तो जैसे कि इलेक्शंस की हमने बात करी, इलेक्शंस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो इस टाइप के इलेक्शन जितने होते हैं, आप अगर थोड़ा सा बता दें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एक फेडरल कंट्री है, यानी कि हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। अब फेडरलिज्म क्या होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल? लेवल्स मीन्स गवर्नमेंट जो है हमारी डिवाइडेड है। किस तरह से? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद हमारी होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को भी मैं आगे डिवाइड करूँ, फर्दर डिवाइड करूँ, तो इट इज़ ऑल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स। इन सिटीज़ इट इज़ योर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इन विलेज वी आर हैविंग द पंचायत सिस्टम। तो हर लेवल के लिए हमारे पास इलेक्शंस अलग तरीके से करते हैं। इन 3 लेवल्स को हम 3 टायर सिस्टम ऑफ कंट्री भी कहते हैं। बिफोर 1992 हमारे पास सिर्फ 2 ही सिस्टम थे, यानी कि हमारे 2 ही लेवल थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल और स्टेट। बट 1992 के 90s में इसे महसूस हुआ कि लोकल लेवल पे सरकार को अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, हम जनता की प्रॉब्लम्स को जानते नहीं हैं, और अच्छे से डेमोक्रेसी को एनहेंस करने के लिए पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया। तो उसी लिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाया गया और 3rd टायर ऑफ सिस्टम जो है देश में, वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें हमारे म्यूनसिपैलिटी के विलेज पंचायत, ये सारे, यानी कि 2 सिस्टम्स में भी आते हैं। ओके। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस की बात करते हैं, तो व्हेन वी गो थ्रू अ इलेक्शन ऑन अ सेंट्रल लेवल, यानी कि जब देश के हम अपने प्रधानमंत्री के लिए जब चुनाव होते हैं, यानी कि हमारे देश में टोटल 545 लोकसभा की सीट्स हैं, जिसमें से 2 सीट जो रिजर्व की गई हैं, और 543 सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं। तो जो 543 सीट्स के इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के इलेक्शन कहलाते हैं, यानी कि पूरा देश उस टाइम पीरियड पे इलेक्शंस के कहते हैं कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, यानी पूरे देश में हम चुनते हैं। तो उस टाइम में नहीं, हम देश की प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो पूरे देश को चलाएगा, उसे हम कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन, यानी कि पूरा स्टेट उसमें इन्वॉल्व होता है। सेकेंड हम कहते हैं विधानसभा के इलेक्शन, जिसे हम स्टेट इलेक्शंस कहते हैं, असेंबली इलेक्शंस कहते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं, एंड इट इज़ नॉट फिक्स कि पूरा स्टेट, पूरा देश के जो स्टेट्स हैं वो साथ में इलेक्शंस हो। जैसे कि अभी हम बात करें तो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो दे विल टेक इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर।
जब उनका इलेक्शन हुआ है उसके बाद 5 साल के बाद उनका टाइम पीरियड पूरा होता है। Election। तो जब स्टेट इलेक्शंस क्या होते हैं, विधानसभा हिंदी में बोलते हैं इनको, जब हम एक स्टेट इलेक्शंस में इन्वॉल्व होता है और अपने राज्य के मुख्यमंत्री को चुनता है, यानी कि जब हम एक पर्टिकुलर स्टेट को चलाने के लिए उनके मुख्यमंत्री को चुनते हैं, विधानसभा उसको बनाते हैं, वो आपके विधानसभा इलेक्शंस कहलाते हैं। थर्ड लेवल जो हमारा लोकल लेवल जिसे कहा जाता है, ये जो लेवल है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इफ़ यू नो अबाउट इलेक्शन कमीशन क्या है कि मैं उसका काम है पूरा इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट इलेक्शंस कमीशन बनाई जाती है जिनका काम है लोकल लेवल पे इलेक्शंस करवाना। अब लोकल लेवल पे क्या है, शहरों में हम बोलते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और एक और वर्ड है म्यूनसिपालिटी, ये शहरों में होता है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है, जो महानगर है, जो बिग सिटीज़ है, जिनकी जनसंख्या मानी जाती है कि 1 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जो फेमस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो दिल्ली है, मुंबई है, आपका मद्रास है, ये फेमस है। फिर उन जहाँ 1 करोड़ से जनसंख्या कम है तो वहाँ म्यूनसिपालिटीज़ काम करती हैं, बट दे वर्क इन अर्बन। उसके बाद हम गाँव की बात करें तो वहाँ पंचायत सिस्टम हमारे देश में बिल्कुल भी नया नहीं है। मतलब सदियों से हमारे देश में पंचायत सिस्टम चलता आ रहा है। पहले सरपंच ही होते थे। सबसे पहले सिस्टम ही पंच का था। कहते हैं कि उसको देखकर ही आगे जाके बाकी सिस्टम्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो आज भी गांव में वो सिस्टम है, बट अब अंतर क्या आ गया है कि पहले ये चीज़ें कोई सिस्टमेटिक नहीं होती थी, कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, रेगुलेटेड यस, कोई रेगुलेशन नहीं था। जब मतलब 1 साल 2 साल जैसे भी करवा लिया, बट अब हर एक चीज़ का एक सिस्टम है एंड दे आर इंटरलिंकिंग विद ईच अदर। और डेमोक्रेटिक हो गया है कि लोग चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अगर परिवार में अगर सरपंच है तो वही सरपंच है। बिल्कुल। अब वो चीजें डेमोक्रेटिक हो गई। तो कहते हैं ना कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज ऑलवेज गुड, बट देयर शुड बी वन सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर इस तरह से बनाए गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, द स्टेट लेवल, द सेंट्रल लेवल, यही 3 लेवल है जो देश को हमारी एक फेडरल कंट्री तो है ही, उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है। यानी कि बहुत छोटे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक हम लोगों के पास अधिकार है वोट्स को देने का, सरकार को चुनने का। बेसिकली जो अभी 26 जनवरी का है वो इसी चीज को सेलिब्रेट करता है। एग्जैक्टली, रिपब्लिक, मतलब पावर इन द हैंड ऑफ द पीपल। जैसा कि मैम गवर्नमेंट हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल यूएस में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है और इंडिया में पार्लियामेंट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी सही लगती है? देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो सुप्रीम पावर है वहाँ देश के प्रेसिडेंट के हाथ में है। यानी कि वहाँ देश में क्या है, प्रेसिडेंट ही सारे रूल्स रेगुलेशन कंडक्ट करवाते हैं। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और पार्लियामेंट्री में भी लोकसभा का हेड माना जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन से कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। लेकिन अंतर क्या है कि प्रेसिडेंट जो है हमारा सिर्फ सेरेमोनियल वर्क के लिए है। जितने भी उपाधियां दी जाती हैं या इंटरनेशनल जो रिलेशंस निभाए जाते हैं वो प्रेसिडेंट का काम आता है। सिग्नेटरी अथॉरिटी। यस, बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर क्या है, क्योंकि वो लोकसभा में चुना गया है, यानी कि लोगों ने डायरेक्टली एक तरह देखा जाए तो उनको चुना है जी। तो इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। और हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी 543 कॉन्स्टिट्यूंसी इज लाइक बिगेस्ट वन। तो वहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेके नहीं कर सकते, और हम लोग फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें पार्लियामेंट सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो आई पर्सनली लाइक दिस कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है मैं उसको फेवर करती हूँ। ओके, तो जैसे आपने बोला कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट। यस, बिल्कुल। तो 2 हमारे बेसिकली हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ओके। अभी जैसे इलेक्शंस है मैम, हमने अभी कुछ देर पहले इस बारे में डिस्कस करा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे इलेक्शंस एक साथ हों। बिल्कुल, ठीक है। तो हर 5 साल में आपको क्या लगता है कि 1 या 2 बार इलेक्शन आने चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है वो ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बार इलेक्शन ही होंगे तो बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर ही रहता है। एग्जैक्टली। तो ये कम से कम एक टाइम पीरियड फिक्स है कि 5 ईयर्स। तो किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी सिस्टम को वर्क करने के तो टाइम तुम्हें देना पड़ेगा जी। तो 5 ईयर्स के बाद एटलीस्ट एक फिक्स है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल गवर्नमेंट के पास है अपने काम को दिखाने का, और जनता के पास भी अधिकार होता है कि उसे जज करने का कि आर दे रियली वर्किंग और नॉट। अगर नहीं है तो आपके पास नेक्स्ट टाइम चांस है कि आप उस गवर्नमेंट को हटा सकते सत्ता से। तो 5 साल के बाद इलेक्शन होना है, फिक्स टाइम के बाद होना इलेक्शन सबसे अच्छी चीज़ है।
अभी नहीं, जैसे अभी हमारा फेडरल स्टेट है, Yes. ठीक है। यूएस में क्या होता है, अगर एक बार उन्होंने प्रेसिडेंट अपना चूज कर लिया, उनका प्रेसिडेंट तय हो गया कि ये उनका प्रेसिडेंट है, तो आप उसको हटा नहीं सकते, हटा उसको नहीं सकते। इम्पीच करना पड़ेगा, यस ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि अभी 5 स्टेट के इलेक्शन है, फिर और के नहीं 4 स्टेट के होंगे, तो 5 साल सिर्फ इलेक्शन ही चलते रहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ रेगुलेशन होना चाहिए कि 5 साल में ही बाद ही मतलब इलेक्शंस हों, या बीच में 1-2 बार अगर बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी है तो ही इलेक्शन होने चाहिए, बीच में नहीं होने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट प्रॉपरली काम करते रहे और वो सिर्फ इलेक्शन ही ना लड़ती रहे। नहीं, इलेक्शन जो भी बात कर रहे हैं या मैं एग्री हूँ आपकी बात से, बट इसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि मेकिंग ऑफ द स्टेट्स, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स हमारे साथ में बन गए थे, तो जैसे जैसे स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई उसी हिसाब से उनकी इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ है, तो वो अपने पर्टिकुलर 5 साल के बाद पूरा करते हैं जी। तो वो गलत नहीं है कहीं भी। ये तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक साथ ही होगा तो फिर तो वो सेम चीज़ हो जाएगी आपकी, फिर उसमें लोकसभा विधानसभा में अंतर क्या रह जाएगा। तो इसीलिए अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से काम करते हैं। कहते हैं ना कि राज्यसभा के मेंबर्स परमानेंट मेंबर होते हैं, यस, यही वहाँ पे लॉजिक होता है कि वो जब भी चुने गए हैं वो अपना 6 साल कार्यकाल पूरा करेंगे, तो उनकी सीट कहीं बेदखल नहीं हुई। वहीं लोकसभा के मेंबर्स के वो डिपेंड करते हैं सरकार के ऊपर कि लोकसभा की मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हट गई, सरकार गिर गई, तो दोबारा से इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इलेक्शंस भी कई तरह के हैं हमारे पास। जनरल इलेक्शंस हैं जो हर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन से इन बिटवीन किसी भी कारण से, और एक बाई इलेक्शन कि मान लीजिए किसी लीडर की डेथ होती है एक पोस्ट के, तो दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं। वी आर हैविंग द ऑप्शंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि क्लास में जैसे आप सोशल साइंस की टीचर हैं, ठीक है, तो क्लास में आप किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करवाती हैं, या अगर स्टूडेंट को आप जब ये, क्योंकि इलेक्शंस का चैप्टर है, बिल्कुल आई थिंक 9th क्लास में है सर, ठीक है, तो मतलब आप किस एक्टिविटी के थ्रू या किस चीज़ के थ्रू उनको मतलब प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज देने का ट्राई करती हैं क्लास में इलेक्शंस के बारे में? सबसे बड़ा है उनको दिखाया जाता है कि मॉनिटर सिलेक्शन। ओके, कि मैं पर्सनली खुद नहीं चुनती कि तुम मॉनिटर हो मेरे पर्टिकुलर पीरियड के लिए। व्हाट आई डू कि मैं बच्चों से पूछती हूँ कौन कौन से बच्चे आपके हिसाब से सही हैं, तो उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं, पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इस तरह से ये मैं बताती हूँ। फिर बच्चे अपने पे राय देते हैं, जिनको मेजोरिटी मिलती है वो कैंडिडेट बना दिए जाते हैं। फिर उसमें उनके सामने ही, क्योंकि हम लोग क्लास में परफॉर्म करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उनके सामने ही होता है कि कितने बच्चे इस एक मतलब सपोज ए बच्चा है, इसके फेवर में कितने हैं, बी के फेवर में सी के, तो उनके सामने ही दिखाया जाता है कि मेजोरिटी जिसको मिल रही है वो सरकार बना रही है। तो यानी कि आपने उसको चुना है, हमने सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दिया। तो इस तरीके से हम सिखाते थे कि यू आर हैविंग द पावर, आप अपने में से ही किसी को चुन रहे हैं अपनी सरकार चलाने के लिए, क्योंकि वो 40 के 40 बच्चे एज अ मॉनिटर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो फ्रॉम देयर सेल्फ ओनली कि दे फाइंड आउट द राइट पर्सन। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उनके बीच में। इवन सब्जेक्ट में भी कई बार मैं करती हूँ, जैसे अभी रिवीजन चल रहा है तो किस पार्ट में ज़्यादा है, कोई बोलेगा हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, तो आई जस्ट आस्क मेजॉरिटी किसके साथ है, तो मेजॉरिटी हिस्ट्री पे चली जाती है कि हिस्ट्री दोबारा पढ़नी है। तो इस तरह से उनको इलेक्शन का मतलब समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि जो अभी अंडर 18 है, जो वोट नहीं कर सकते हैं, उनका इलेक्शन प्रोसेस में क्या रोल रहता है? कि मतलब अपने पेरेंट, अगर वो एजुकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अभी जैसे कल टर्न आउट हुआ तो काफ़ी कम वोटिंग परसेंटेज थी, अराउंड 50, नॉर्मली भी 50-60 तक ही रहती बिल्कुल। तो उसमें क्या इन स्टूडेंट्स को अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब ये पढ़ते हैं तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अगर आपको करंट अभी इंसिडेंट बताऊं 10th में, तो आई जस्ट आस्क्ड कितने बच्चों के पेरेंट्स ने वोट दिया, तो उसमें 1-2 थे इनके अपने पर्सनल रीजन थे कि हमारा वोट यहाँ का नहीं है, वहाँ का नहीं है। फिर उसमें से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैम पूछो पार्टी कौन सी, तो आई सेड नो आई कांट आस्क, ये कैसे पूछ सकते हैं, वो पर्सनल है, बट स्टिल उनका इंटरेस्ट था। तो मैंने ठीक है, एसपी पार्टी को कितने लोगों ने वोट दिया, तो एक हाथ था अकेला। तो मैंने उनसे पूछा रीजन, तो वही कास्ट एंड ऑल फैमिली कहती है। देन आई केम टू नो टेल देम कि अगर आपको वोट देना है, क्योंकि अभी आप 14, 15, 16 के हैं, आपको वोट देना तो क्या क्राइटेरिया होगा। तो उसको था कि मैम डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे लिए सरकार क्या करे, एजुकेशन होना चाहिए जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि क्या आपने ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करी कि आप जिस भी पार्टी को वोट दे रहे हो जी। एक क्वेश्चन आया कि मैम एसपी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली का फ्री देने का वादा किया है। आई कैलकुलेट, मैम अभी लाइव हुआ है वो चीज़, मैम 300 को कितने रुपए पर यूनिट बिजली है, 7 रुपये, सॉरी 300 × 700 कितना, 2100 को मान लो कुछ मिला विला के 2500 का बिल बनता है। मैंने 2500 में वोट भेज दिया, आपने 2500 में वोट भेज दिया अपना,
आपके उस वोट की वैल्यू सिर्फ 2500 नहीं है, तो आपका जजमेंट गलत है। तो ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। अगर आपने पढ़ के गए हैं कोई चीज़, आपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, कि हो सकता है उन्हें भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, Yes, तो वी नीड टू डिस्कस। प्रॉब्लम क्या, हम डिस्कस नहीं करते, हम रिजिड हो चुके हैं। पार्टी के जैसे मैनिफेस्टोज वगैरह आते हैं तो हार्डली 10% लोगों को पूरा पढ़ते होंगे या और पढ़ती है, जानते होंगे, उससे पहले 20 वोट वादे करते किए हैं। उसने, 20 वादे, हाँ। मैंने 20 बातों में 10 बता दूं, 10 बता नहीं पता था। तो वही हुआ कि आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। हाँ, अगर मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पार्टी ए है, उसने मैनिफेस्टो दिया, आपने उसके मैनिफेस्टो को पढ़ा और आप उसे पसंद करते हो, XYZ कोई भी पार्टी हो हाँ, सकती है, बिल्कुल। अगर आप फिर वोट कर रहे हो तो वो वो एक अच्छी अलग चीज, चीज़, वो एक बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। चीज है। अगर आपको यही नहीं पता है, सिर्फ आप कास्ट बेसिस पे या उस बेसिस पे कहना कर रहे हैं, तो कि फिर दो तरह के फॉलोअर्स होते हैं, एक एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं और एक फॉलोअर्स होते followers हैं। होते हैं। तो अगर आप एक्टिव फॉलोअर है, आपका फैमिली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। Yes. बट अगर आप फॉलोअर हैं और आप जज नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, मतलब बीइंग अ, क्योंकि स्टूडेंट ही तो है जो आगे जाके देश को बदलेंगे। Yes. अगर वो लोग भी उसी भेड़चाल का पार्ट बन गए तो वी कांट थिंक अबाउट कि देश जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बन पाएगा। तो हमें इलेक्शन प्रोसेस आई थिंक 6th to 8th में भी पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि बच्चों को वहाँ भी समझ वहाँ होनी से, चाहिए, क्योंकि तो वो बेसिक ईयर्स होते हैं, अगर वहाँ पे उनके इनकलकेट कर देंगे हाँ, तो वहाँ पे वो ज्यादा बेटर तो होगा। वो फर्क दिखता है कि एटलीस्ट हाथ में, किस क्लास में ये हाथ किसी का नहीं था कि मेरे घर में किसी ने वोट नहीं दिया, हाँ तो वो खुशी होती है, वो चलो खुशी एटलीस्ट होती है। परसेंटेज बढ़ रहा है वोट देने वालों का। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ये रहेगा कि इलेक्शन प्रोसेस में या इलेक्शंस में एजुकेशन का क्या रोल है, मतलब वोटर के पर्सपेक्टिव से भी, लीडर के पर्सपेक्टिव से भी, अगर कोई पार्टी टिकट दे रही है तब भी, तो ओवरऑल एक अगर हम देखें तो एजुकेशन को होना चाहिए। ऐसे तो हमारे देश में कहा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी किसी लीडर के लिए नहीं मांगी जाती नहीं है, मांगी जाती है। बट अगर मैं पिछले 20 साल की बात करें, देखें तो चेंज आया है। ठीक है। लोग अब जज करते हैं कि हमारा लीडर जो पढ़ा लिखा है तो क्या है और नहीं पढ़ा लिखा तो नहीं है। बट अब गवर्नमेंट क्यों नहीं इस चीज़ को बनाती है? कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो क्यों नहीं होता है कि इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो दो तरह के हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी जाए कि मान लीजिए ग्रेजुएट हो या मास्टर हो, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? दूसरी चीज़, और वो है पर्दे के पीछे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, रियल वर्कर तो वही है। तो लीडर का यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं जुड़ा था कि कोई फिक्स नहीं है कि आप एक अच्छे लीडर तभी बनेंगे जब आपका डिग्री हो। डिग्री होगी। आप एक अच्छे लीडर है जब आप जनता के बीच में, जनता आपको कोई पसंद सोशल करे। वर्कर है, आप सोशल वर्कर कुछ भी हो सकता काम करा है। और हमने अगर बाउंड कर दिया तो उससे बहुत सारे लीडर जो पीछे रह जाएंगे। तो एजुकेशन होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी बातों को सही से रख सके, समझा सके और देश का डेवलपमेंट सोच सके। तो एजुकेशन इतना तो होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि वो इलिटरेट ही हो। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10-12 तो इतनी समझ होगी कम से कम, क्योंकि 10th के बाद इतनी समझ हो जाती है। पढ़ना लिखना आना चाहिए, हाँ। और जो अपना सोशल सिस्टम है उसके Social बारे में system, नॉलेज होनी हाँ। चाहिए कि वो वो होना अगर चाहिए। लीडर बन जाए तो वो देश को या फिर अपने क्योंकि स्टेट ऐसा को नहीं कि चला मैं किसी सके। कोई PhD की डिग्री लेके बैठा तो एक अच्छा लीडर बन अच्छा सकता है। जी। तो इसलिए हम एजुकेशन को फिक्स नहीं कर सकते इस चीज़ में। लास्ट क्वेश्चन मैम ये रहेगा मेरा कि आप इलेक्शंस को आप एक टीचर्स के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं? टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, हम इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे अपने आसपास को, अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं जी। और मेरा एक स्टेटमेंट बहुत फर्क पड़ता है उनके लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने वोट की वैल्यू समझें और फिर अपने साथ जितने लोग रिलेटेड है, हमसे कनेक्टेड है, उनको उसकी वैल्यू समझाएं। एक बर्डन के रूप में ना लेके अभी हमें उठ के जाना है वोट देना। जी। क्यों नहीं उसको एक मौके के रूप में लेते हैं कि मेरे एक वोट से टर्न आउट फिगर बदल सकता है। जो जैसे उसको फेस्टिवल बताया गया है तो हमें उसी तो तरीके मनाना से चाहिए। सेलिब्रेट क्योंकि करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम वोट नहीं देते करेक्ट। और बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगर मैं वोट नहीं देती तो मेरे पास अधिकार भी नहीं होना चाहिए क्रिटिसाइज करने का। आपको हक नहीं है। यस, सही बात। हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि जिसकी सरकार बन गई उसके वोट तो पॉजिटिव चले गए, पर जिसकी सरकार नहीं बनी उनके वोट लगता है कि वेस्ट हो गया। Waste हो गया। तो इसीलिए हम देश में पॉसिबल नहीं है हमारे देश और में, मोस्टली ये देखा गया है कि जो वेल एजुकेटेड होते हैं, वो नहीं देते, जो अपर मिडिल क्लास है, वो मोस्टली नहीं देते, नहीं देते लेकिन क्योंकि मिडिल उनको क्लास लगता है कि उनकी उनको लाइफ में कोई से- फर्क नहीं पड़ने वाला है।
Yes. कोई भी गवर्नमेंट है, उनके जो सिस्टम चल रहा चल रहा है है। बेसिकली देयर थिंकिंग ये है। उनका Basically, जो रोटी कपड़ा मकान वाला है वो उनका कहीं नहीं जा रहा, उनका चलता रहेगा, हाँ। चाहे वोट दे ना दे कोई भी सरकार आए, उससे उनका कोई उससे कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ता है वो आपका मिडिल क्लास मिडिल है क्लास या जो गरीब लोअर क्लास है हमारा, लेबर वो। क्लास हो गई, और उसको वही लोग उम्मीद से वोट देते हैं। वही वोट देते हैं। तो होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट सबका होना चाहिए। और साथ टीचर के रूप में हर टीचर को, नॉट जस्ट लाइक सोशल साइंस टीचर, हर टीचर जिस भी सब्जेक्ट के टीचर है, क्योंकि हम टीचर सबसे पहला हम देश के मतलब हम देश को बनाने में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। फ्यूचर को शेप करने के लिए, फ्यूचर शेप करें तो अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव ना दें। पर्सनल ये बहुत ज्यादा मेरी important पर्सनल है। कोई पसंद हो किसी नेता से तो मैं वो ना कभी करूं। कोई पार्टी है, कोई लीडर है, तो बिल्कुल नहीं, बच्चों वो पे कभी या नहीं फिर होना चाहिए। नहीं हम थोप थोपना नहीं सकते, हम कभी हम उनको ये बताएं कि हाँ क्या देखना क्या देखना चाहिए, करेक्ट। क्यों नहीं करा, उसको दिया वोट तो क्यों नहीं, उसको नहीं तो क्यों नहीं, द रीजंस उनके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। ये चीजें कर सकते हैं हम लोग, और जिस दिन करना शुरू कर देंगे तो शायद टर्न आउट फिगर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा देश का, और हो सकता है हमें और ज्यादा बेटर लीडर भी मिले। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। ये फर्स्ट वीडियो मैंने ये शूट करी है, होप ऐसी और ज्यादा डिस्कशन हम शूट करेंगे। डेफिनेटली सर, आई रियली एंजॉयड सर, रियली। थैंक यू थैंक यू सो मच।